नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का। जी हाँ दोस्तों, सामने जैसा कि आप देख रहे हैं हम आज डिस्कस करने वाले हैं पेवलोव द्वारा दिया गया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे कि हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग का प्रोसेस है, उसके अंदर जो है पेवलोव का सिद्धांत यानी क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन सन 1904 में किया गया था। तो ये कुछ तारीखें हैं, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। और इसको एक रूसी मनोवैज्ञानिक आईपी पेवलोव द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये सिद्धांत जो है, ये इसकी व्याख्या अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए आप अब समझ सकते हैं कि इन्हें सन 1904 में जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण खोज थी, कितना महत्वपूर्ण रिसर्च था, जिसने कि पेवलोव को सन 1904 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करवाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट आपका एक रिसर्च था, एक इम्पोर्टेंट थियरी है आपकी। आगे बढ़ते हैं। पेवलोव के सिद्धांत के अनुसार अगर हम एक प्राकृतिक उद्दीपक के साथ साथ एक कृत्रिम उद्दीपक भी जोड़ देते हैं। प्राकृतिक उद्दीपक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपको प्राकृतिक रूप से उत्साहित करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपके अंदर एक्टिविटी ला देती है। उदाहरण के लिए आप समझिएगा कि अगर आपके पास में कोई जलती हुई लकड़ी या जलती हुई चीज़ ले आई जाए, गर्म चीज़ या बहुत ठंडी चीज़ या कोई नुकीली चीज़ आपके शरीर से स्पर्श की जाती है, तो आप क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, आप दूर हट जाते हैं। तो ये क्या होता है? आपका प्राकृतिक। तो ये सारी चीज़ें जो आपको इस तरह से एक्टिव करती है, जिनको देखकर आप कोई ना कोई प्रतिक्रिया करते हैं, वो कहलाती हैं प्राकृतिक उद्दीपक या नेचुरल स्टिमुलस बोलते हैं। और इसकी प्रतिक्रिया में जो आप रिएक्शन करते हैं उसे आप रिस्पॉन्स बोलते हैं, उसे आप अनुक्रिया बोलते हैं। तो ये देखा गया इस पेवलोव के सिद्धांत के अनुसार कि जब एक प्राकृतिक उद्दीपक के साथ साथ एक कृत्रिम उद्दीपक को भी जोड़ दिया जाता है, तो कुछ समय के बाद कृत्रिम उद्दीपक से भी उसी प्रकार की अनुक्रिया पैदा की जा सकती है जैसा कि प्राकृतिक उद्दीपक से पैदा हो रहा है। तो ये लाइन याद रखना। आपने जब भी कोई पूछे कि भाई पेवलोव का थियरी क्या है, पेवलोव का सिद्धांत क्या है, तो ये आपको लिखना है यहाँ पर। तो प्राकृतिक उद्दीपक तो आप समझ गए। कृत्रिम उद्दीपक का मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से पहले आपको मतलब उत्साहित नहीं कर रही थी, आप उसको देखकर कोई रिएक्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे वो नेचुरल जो आपका स्टिमुलस है, नेचुरली यानी प्राकृतिक उद्दीपक है, उसके साथ जब आपको लगातार वो आपको देखने को मिलता है या वो हर बार प्राकृतिक उद्दीपक के साथ आती है, तो आपको लगता है कि भाई इससे मुझे जो है वैसे ही अनुक्रिया करनी। यानी कि अगर वो भी आपको फिर अगली बार से क्या है कि प्राकृतिक उद्दीपक ना भी हो तो आप अनुक्रिया करना आरंभ कर देते हैं। अब ये इसको समझेंगे हम लोग कुत्ते के ऊपर जो पेवलोव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया है उसके द्वारा और बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी देखते हैं ये जो थ्योरी है आपकी, इसी सिद्धांत को हम कई और नामों से जानते हैं और इसे जानना और इसे समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं दोस्तों। परीक्षा में आपको किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है, इसमें से किसी भी एक नाम से आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई इसको बताएं। तो इस सिद्धांत को हम लोग जो है कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसे हम बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर अनुकूलन का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा नाम गलत हो गया है, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो अनुबंधन का सिद्धांत है ये यहाँ पर होगा और ये जो है यहाँ पर होगा। तो इसे हम लोग अनुकूलन का सिद्धांत, जिसे कि हम लोग बोलते हैं कंडीशनिंग थ्योरी भी, और अनुबंधन के सिद्धांत के अलावा अनुकूलन का सिद्धांत बोलते हैं। अनुबंधन सिद्धांत मतलब कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अनुकूलन का सिद्धांत यानी कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं और कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। इससे हम लोग अधिगम की प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत के रूप में भी पढ़ने या सुनने को मिलता है। तो इसे हम लोग एंशियंट थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी पांचों में से किसी भी प्रकार से आपका पूछा जाए कि इसमें से कोई भी एक नाम ले लिया जाए, तो आप समझ लें कि ये पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। तो पावलोव ने जो भी रिसर्च किया था उसमें उन्होंने एक एसोसिएशन, उन्होंने बोला था कि जो भी काम हम लोग करते हैं वो जो है आपका जो अनुक्रिया कर दे, जो हमारे सामने उद्दीपक होता है उसके साथ जो हमारे रिएक्शन होती है उसके बीच में एक जो संबंध स्थापित होता है, उसी के आधार पर हम चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है।
अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित हो जाता है। सहचर्य का मतलब एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, एक एसोसिएशन बिल्ड हो जाता है। पावलोव के इस अनुबंधन सिद्धांत को हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो आप समझिएगा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, मतलब कि जब भी उस तरह का आपके सामने स्टिमुलस या उद्दीपक होगा, आप उसी प्रकार की जो है अनुक्रिया करते हैं। तो ये चीज़ें जब बार बार होने लगती है, लगातार होने लगती है, तो एक इनके बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। मतलब जब भी उद्दीपक दिखेगा आप वैसा ही रिएक्शन करेंगे, वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये क्या होती है, वो चीज़ें आपको सीखने में मदद भी करती हैं। तो ये आपका बेसिस है, ये आपका आधार है आपके पेवलोव के सिद्धांत का। आगे बढ़ते हैं। पेवलोव के सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना मानव का स्वाभाविक नेचर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पेवलोव्स थ्योरी इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। मतलब कि जब भी आपके सामने कोई उद्दीपक होगा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको एक्साइट करती है, तो आप प्रतिक्रिया करेंगे ही करेंगे। उदाहरण के लिए, जब आपके सामने कोई गर्म चीज़ आ जाती है, ठंडी चीज़ आ जाती है, या फिर आपके पैरों में कोई चीज़ चुभने वाली होती है, उसे देखकर आप या चुभ जाती है, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, अपने शरीर को वहाँ से हटाते हैं। गर्म चीज़ से अपने हाथों को हटा लेते हैं, अपने पैरों को हटा लेते हैं। कोई चीज़ चुभती है तो उससे भी आप अपने हाथों को या जो भी शरीर का हिस्सा है उसे दूर करते हैं। ये क्या है, प्राकृतिक है। और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वो क्या है, आपके प्राकृतिक उद्दीपक है। तो ये नेचुरल होता है, आपको इसके लिए आपने कहीं से कुछ सीखा नहीं है और आप इसके लिए कोई तैयारी नहीं करते हैं। अगर ये नींद में भी होगा तो भी आप ये प्रक्रिया करते ही करते हैं। तो इस तरह के उद्दीपक जो कि आपको मतलब सदैव एक ही प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए उत्साहित करते हैं, आप हमेशा उसके प्रति उत्साहित अनुक्रिया करते ही हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपके प्राकृतिक। तो स्टिमुलस प्राकृतिक होता है और हमारी प्रक्रिया भी प्राकृतिक होती है। लेकिन जब मूल उद्दीपक के साथ साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए, मूल उद्दीपक मतलब नेचुरल आपका, उसके साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तथा कुछ समय के बाद, ध्यान रखिएगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ समय के बाद जब मूल उद्दीपक को हटा लिया जाता है तथा नवीन उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक से होती है। तो हमने ये देखा है कि कई बार अगर आप नेचुरल उद्दीपक जो है, नेचुरल स्टिमुलाई है, उसके साथ साथ अगर आपके साथ एक और स्टिमुलाई लगातार बार बार दिया जाए, आपका उद्दीपक दिया जाए, तो क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से उद्दीपक जो आपको सक्रिय कर रही थी, अगर उसको हटा भी दिया जाए, तो उसके साथ जो लगातार आप उद्दीपक देख रहे थे, स्टिमुलस जो आप बार बार ले रहे थे, उसको देखकर भी आप क्या करेंगे, अगली बार से वही अनुक्रिया करेंगे जो आप एक नेचुरल उद्दीपक के साथ कर रहे थे। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि मान के चलिए जैसे कि आप गर्म तवे के पास या गर्म किसी वस्तु के पास जा के क्या करते हैं, आप अपने हाथ को हटाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि लगातार 8-10 दिन तक आपके गर्म चीज़ के साथ में आपके पास में अगर वहाँ पर कोई एक, आप समझ लें, कोई खाने की वस्तु रखी है, एक किसी विशेष प्रकार की खाने की वस्तु रखी है, तो आप ये पहले दिन आपको क्या हुआ कि उस विशेष प्रकार की खाने की वस्तु को देखकर आपके हाथ जल गए या आपको गर्मी का एहसास हुआ। तो अगली बार क्या होगा कि आप जब भी उस गर्म खाने को देखेंगे तो आप अपना हाथ हटा लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं क्या होती है, नेचुरली। अब देखिए, खाने से आपका हाथ नहीं जलता है, लेकिन क्योंकि उस विशेष प्रकार के खाने से आपका हाथ जला है, तो आप ये समझ गए कि ये चीज़ गर्म भी है, तो आपको उससे खाने को देखकर ही एहसास होता है कि ये चीज़ गर्म होगी और इससे मेरा हाथ जल जाए। तो गर्म होना यहाँ पे खाने के साथ जुड़ा नहीं था पहले, लेकिन क्योंकि वो विशेष प्रकार का खाना आपका हाथ जला चुका है और कई दिन लगातार आपके हाथ को जला रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि ये खाना जब भी मुझे दिखेगा ये मेरा हाथ जलाएगा। और इस तरह से नेचुरली क्या चीज़, गर्म चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, लेकिन अब वो भोजन जो है उसको देखकर भी आप समझ लेते हैं कि इससे भी मेरा हाथ जल सकता है, और आप क्या हो जाते हैं, कंडीशनड हो जाते हैं। तो आप एक चीज़ सीखते हैं कि इस प्रकार का भोजन जब भी दिखे आप अपना हाथ हटा लें, तो आपने एक नई चीज़ सीखी, आपके अंदर एक कंडीशनिंग हो गई। और इस प्रकार के व्यवहार में बदलाव को हम अनुकूलन कहते हैं। तो आप समझ गए कि मतलब जब एक साथ में दो अनुक्रियाएं होने लगती हैं, दो अलग अलग चीज़ें, स्टिमुलस आपको मिलने लगते हैं, एक प्राकृतिक और कृत्रिम भी, तो कृत्रिम उद्दीपक भी एक समय के बाद में वही अनुक्रिया आपसे पैदा करवाता है, आपके अंदर वही एक्टिविटी करवाता है जो कि आपके नेचुरल स्टिमुलस से होता है। आगे बढ़ते हैं। पैवलोव ने, देखिए अभी इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उन्होंने अपने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। पैवलोव ने अपने इस थियोरी को समझाने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था। पैवलोव द्वारा किया गया प्रयोग, आइए समझते हैं। पैवलोव ने अपने प्रयोग में एक ऐसा बॉक्स का निर्माण किया जिसमें एक कुत्ते को अंदर रखा जा सकता था। तो हम लोग पैवलोव के डॉग्स एक्सपेरिमेंट यानी कुत्ते पर किए गए प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। और कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित समय अवधि के लिए कुत्ते के सामने भोजन लाया जा सके।
तो उन्होंने क्या किया, पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, पेवलोव एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ एक शल्य चिकित्सक भी थे, तो इन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो कुत्तों की जो लार ग्रंथि होती है, यानी कि सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, उसके साथ उन्होंने एक ट्यूब ऐड कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब ऐड कर दिया, जिससे कि जब भी भोजन दिखे तो जो कुत्ते की लार अगर जब भी पैदा होती है, कुत्ता जब लार पैदा करता है, उसके मुंह में लार आती है, तो वो उस टेस्ट ट्यूब में आके इकट्ठा होने लगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे अपने इस सिद्धांत को परखने के लिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। उसने कुत्ते को भोजन, अब भोजन क्या होता है, देखिए कभी भोजन देख के आपके मन में क्या होता है, लालच आता है, आपको भी मन करता है कि भाई मैं खाना खा लूँ। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल स्टिमुलस है। तो इस सिद्धांत को परखने के लिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया और उसने कुत्ते को भोजन यानी कि जो स्टिमुलस है दिया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसने लार टपकाई। ये क्या है, आपका एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब आपको पता है भोजन दिखेगा तो कुत्ता लार टपकाएगा ही, और ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, लेकिन हम उस तरह से नहीं करते जिस तरह से कुत्ते या और जानवर करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे मन में भी मतलब अच्छा अच्छा ख्याल आने लगता है जब भोजन हम देखते हैं। तो उसे भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी भी बजाई गई, और कुछ दिनों के बाद यह देखा गया कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकना आरंभ हो जाता है। तो हुआ क्या कि जब भी भोजन दिया जाता साथ में घंटी भी बजाई जाती। तो आरंभ में क्या किया गया, सिर्फ भोजन देते थे, कुछ नहीं करते थे। 2-3 दिन के बाद क्या किया, भोजन के साथ साथ घंटी भी बजाई जाने लगी। तो आरंभ में क्या था कि कुत्ता जो है घंटी की आवाज़ से बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता था, बस उसको लगता था कुछ बज रहा है, उसके कान खड़े हो जाते थे, वो लार नहीं टपकाता था। लेकिन 5-6 दिन लगातार जब यह प्रक्रिया हुई कि घंटी बजने के साथ भोजन आने लगा, तो कुत्ते ने एक चीज़ समझ ली कि जब भी घंटी बजती है भोजन उसके सामने आ जाता है। तो भोजन तो आपका प्राकृतिक उद्दीपक है, नेचुरल स्टिमुलस है, लेकिन घंटी जो है ये हमने जानबूझकर ये कंडीशन क्रिएट करने के लिए किया है। इसे हम लोग जानबूझकर जोड़ना चाह रहे थे, तो हमने ये कंडीशन, ये आर्टिफिशियल जो हम लोग होते हैं कृत्रिम उद्दीपक साथ में प्राकृतिक उद्दीपक के साथ हम दे रहे थे। तो थोड़े समय के बाद ये देखा गया कि भाई जो कृत्रिम उद्दीपक था उसका भी वही प्रभाव हो रहा है जो प्राकृतिक उद्दीपक, यानी कि भोजन को देखकर जिस प्रकार से कुत्ता लार टपकाता है, ठीक उसी प्रकार से अगली बार घंटी बजने के बाद भी जो है कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो आपने ये देखा कि इस प्रक्रिया के दौरान, इस पूरे प्रयोग में कुत्ता जो है कंडीशनड हो गया, कुत्ता धीरे धीरे ये सीख गया कि घंटी भी बजती है तो उसे भोजन मिलता है। तो अगली बार जब भी घंटी बजती कुत्ते के मुंह से लार टपकना आरंभ हो जाता। तो ये एक नई चीज़ थी जो उन्होंने यहाँ पे इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रयोग में सीखी। आइए देखते हैं और क्या हुआ। तो घंटी के प्रति लार टपकाने की स्वाभाविक प्रक्रिया करने लगा। तो आप देखते हैं कि भाई कुत्ता भोजन देखेगा तो लार टपकाएगा ही, लेकिन घंटी के प्रति जब लार टपकाना शुरू कर दे तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग सहज संबंध का सहज क्रिया कह सकते हैं, यानी कि इसे हम लोग बोल सकते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होगी, घंटी के हिसाब से होगी। पहले भोजन को देख के लार टपकाता था, ये तो प्राकृतिक है, लेकिन अब घंटी के साथ भी अगर आप लार टपका रहा है कुत्ता, मतलब कि उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसकी ट्रेनिंग हो गई, उसने अधिगम कर लिया, उसने सीख लिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझने का प्रयास करते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर जो प्रयोग किया उसको 3 चरणों में पूरा किया था। पहले चरण में आप देखिए यहाँ पे, प्रथम चरण में क्या था, यूसीएस। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि भोजन, ये प्राकृतिक है। और उसका जो प्राकृतिक रिएक्शन क्या था, यूसीआर, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब कि जिसको कि आपने प्राकृतिक रूप से जो आपका रिस्पॉन्स था वो क्या था कि पहले स्टेज में कि भाई कुत्ते को, इस प्रयोग में कुत्ते को स्वाभाविक उत्पन्न होने, यानी कि अनुकूलित उत्पन्न, अनानुबंधित, मतलब यहाँ पे सब कुछ नेचुरल है, कुछ भी स्टेबल, कुछ भी प्राकृतिक रूप से के अलावा कुछ भी कृत्रिम नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे ही भोजन प्रस्तुत किया गया उसके लिए कुत्ते का प्राकृतिक स्वभाव क्या है कि वो जो है आपका लार टपकाना शुरू कर देता। तो इसमें कुछ भी नई बात नहीं थी, भोजन देखकर कुत्ते लार टपकाते। तो पहले स्टेज में ये 2-3 दिन तक चलता रहा। दूसरे स्टेज में क्या हुआ कि भोजन के साथ में घंटी भी दिया जाने लगा। तो भोजन तो आपका क्या है, प्राकृतिक अनुबंधन है, यानी कि प्राकृतिक आपका स्टिमुलस होता है, लेकिन घंटी जो है आपकी कंडीशनड स्टिमुलस है। सीएस का मतलब कंडीशन स्टिमुलस। तो ये देखिए, तो इसके साथ में जब ये मिलने लगा तो दूसरे स्टेज में क्या किया गया कि अनकंडीशनड, यानी कि प्राकृतिक उद्दीपक के साथ में जो है आपका कृत्रिम उद्दीपक। कृत्रिम उद्दीपक क्या था, घंटी, घंटी को दिया जाने लगा। तो भी देखा गया कि साथ साथ में अगर दिया जा रहा है तो कुत्ता लार टपका रहा है।
तो दूसरे चरण में अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी, अनुकूलित उद्दीपन, अनुबंधित उद्दीपन यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, घंटी के साथ स्वाभाविक उद्दीपन प्रस्तुत किए जाने के प्रति भी कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया लार को गिराई। तो आप समझ गए कि थोड़े दिनों के बाद घंटी के साथ में भी भोजन दिया गया तो कुत्ता जो है लार टपका रहा था। तो धीरे धीरे कुत्ता क्या हो रहा, अभी कंडीशनड हो गया था कि घंटी के साथ में भी उसे भोजन मिलता है। तीसरे चरण में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, यहाँ पे समझेंगे। तीसरे चरण में क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं कि अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी प्रस्तुत की जिसके प्रति कुत्ते ने अस्वाभाविक अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया जिसे कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं, लार प्रवाहित की। अब तीसरे चरण में क्या किया गया कि भोजन देने से पहले मात्र घंटी बजाई गई और तब ऑब्जर्व किया गया कि भाई घंटी बजने में जबकि अभी भोजन नहीं है तब भी कुत्ता लार टपका रहा है, जो कि पहले संभव नहीं था। पहले कुत्ता ये लार टपकाने की प्रक्रिया सिर्फ भोजन को देख करता था, जो कि नेचुरल स्टिमुलस था, जो कि यूसीआर था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था आपका। लेकिन अब जो है कुत्ता कंडीशनड हो गया है घंटी की आवाज़ के साथ में, तो अब घंटी की आवाज़ से भी कुत्ता ये समझने लगा है कि अब उसे भोजन मिलने वाला है और उसके मुंह में प्राकृतिक रूप से जो है आपके जिस तरह से लार टपकती है उसी तरह से अब लार टपकने लगे, यानी कुत्ते का कंडीशनिंग हो गया है। तो इस प्रयोग से पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। तो ये आपके यहाँ पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला। इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया कह सकते हैं। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय दो प्रकार की क्रियाएं बताई। पहला होता है आपका स्वाभाविक क्रिया, अनानुबंधित यानी कि जो नेचुरल रिएक्शन हम लोग करते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स करते हैं, और दूसरा होता है स्वाभाविक क्रिया जो अनुबंधित होती है। स्वाभाविक क्रिया दो प्रकार से होती है। तो इसमें देखिए स्वाभाविक क्रिया क्या थी, भोजन को देख के आप लार टपका रहे हैं, वो तो आपका क्या हो गया, अनानुबंधित है यानी कि अनकंडीशनल आपका जो रिस्पॉन्स है। लेकिन जो स्वाभाविक क्रिया आपके अनुबंधित हो जाए, तो ये जो चीज़ है आपकी, ये एक नई खोज आपकी थी, क्या, कंडीशनल थ्योरी की, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाला, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन को उसको प्रभावित भी करती हैं, इसके ऊपर फर्क भी डालती हैं। वो क्या है, प्रेरणा। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ये सीखने के टीचिंग में, लर्निंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन जो है शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है, यानी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में किस तरह से कार्य करता है। तो देखिए प्रेरणा, जितनी प्रेरणा अधिक होगी प्राणी उतनी ही शीघ्रता से अनुबंधन स्थापित करेगा। मतलब कि जो स्टिमुलस है, सामने जो चीज़ है आपकी, वो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी प्रबल होगी, आप चीज़ों को उतनी जल्दी सीखेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपको भूख ज़्यादा लगी है और आपको एक दिन घंटी के साथ भोजन दिया, मतलब कुत्ते की बात कर रहा हूँ, माफ़ करिएगा, तो भूख लगी है आपको कुत्ते को, और कुत्ते को अगर जो है लगातार दिन में 3 बार 4 बार इसी तरह से घंटी के साथ में भोजन दिया जाने लगे, आपको 4 दिन की जगह एक ही दिन में आपको कई बार उस तरह से किया जाए प्रक्रिया को, तो क्या होगा, कुत्ता समझ जाएगा कि यार जब भी भोजन आता है घंटी बजती है, यानी कि घंटी के साथ में आपका भोजन संबंधित है, तो वो जल्दी सीखेगा। तो स्टिमुलस जो प्रेरक है, अगर जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जितना ज़्यादा मोटिवेट कर पाता है चीज़ों को, उतने ज़्यादा आप चीज़ों के प्रति आप क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं, उतनी जल्दी आप चीज़ों के प्रति कंडीशनड होते हैं। समय की सन्निकटता, स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। यदि समय अंतराल अधिक होगा तो अनुबंधन स्थापित नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए अगर कुत्ते ने जैसे देखा कि घंटी बजती है तो भोजन आता है, लेकिन घंटी बजने के बाद अगर भोजन नहीं आए तो कुत्ता धीरे धीरे जो है ये चीज़ें ठीक से समझ नहीं पाएगा, उसकी कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी, उसे लगेगा कि जरूरी नहीं कि घंटी के बजने पे उसे भोजन मिले। तो ये जो कंडीशनिंग हो रही थी ना, हम जोड़ रहे थे कि घंटी के साथ उसे भोजन मिलता है, ये हम समझा रहे थे, कुत्ता की जो हम कंडीशनिंग कर रहे थे वो स्थापित नहीं हो पाएगी। तो स्टिमुलस जो हम आर्टिफिशियल करना चाह रहे हैं, स्टिमुलस जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस देना चाह रहे हैं सिखाने के लिए, उसके बीच में उसका जो और नेचुरल स्टिमुलस के बीच में जो संबंध होता है, यानी कि जो उसको एक साथ देने की जो गति होती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा अंतराल पे नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति, देखिए अब पुनरावृत्ति का मतलब होता है अनुबंध स्थापित होने के लिए स्वाभाविक व अस्वाभाविक उद्दीपक की लगातार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, यानी कि लगातार बार बार किया जाना चाहिए। जैसे कि
इस प्रयोग में किया गया था कि कुत्ते को जो है भोजन देने की प्रक्रिया के दौरान घंटी हर बार बजाएगी, और ये प्रक्रिया घंटी और भोजन एक साथ देने की प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबे समय तक, करीब 10 15 20 दिनों तक किया गया, तब जाके जो है कुत्ते की कंडीशनिंग हुई। तो अनुक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी, इसीलिए एग्ज़ाम देखिए, यहाँ परीक्षाएं आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं। उसका कारण क्या है कि रेगुलर एग्ज़ाम्स होंगे तो पढ़ने के लिए आप प्रेरित रहेंगे। वैसे नॉर्मली भी आपको पढ़ना चाहिए, ये आपके प्राकृतिक रूप से है कि भैया आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप पढ़ते नहीं। लेकिन जब परीक्षाएं होती हैं, ये आपका क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है। आपको डर लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, तो ये फेल होने का डर है, ये आपका कंडीशनिंग है। तो इस कंडीशनिंग को, इस डर को आपके सामने बार बार प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण आप क्या करते हैं, पढ़ने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं। उस डर के कारण ही आप लगातार पढ़ाई करते हैं, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपके अंदर पढ़ाई करने की इच्छा जो है प्रबल हो जाती है, और धीरे धीरे आप पढ़ाई में मन आपका लगने लगता है। तो इस तरह से आपकी कंडीशनिंग कर दी जाती है एग्जाम्स के द्वारा। दूसरा है नियंत्रित वातावरण। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा सीखने के लिए वातावरण को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। अब नियंत्रित करना आवश्यक होने का मतलब ये होता है कि जैसे कुत्ते के साथ भोजन घंटी दिया जा रहा था, अगर घंटी के अलावा और भी 2 4 चीज़ें ऐसी दे दी जाती जिसका कि जो है उस प्रक्रिया के दौरान में कोई महत्व नहीं था, तो हो सकता है कुत्ता सही प्रकार से संबंध स्थापित नहीं कर पाता घंटी के साथ और भोजन के बीच में। तो वातावरण भी आपका उपयुक्त होना चाहिए, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से परीक्षा की तैयारी के दौरान में भी अगर आपके अंदर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ठीक से चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो परीक्षा का भय जो आपके अंदर पढ़ने की क्षमता को विकसित कर रहा था, पढ़ने के लिए आपके जो मोटिवेट कर रहा था, अगर उसके अलावा आपके सामने और कोई डिस्ट्रैक्शन हो और किसी कारण से आपका ध्यान भटकता है, तो आप जो है इस प्रक्रिया में ठीक से सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको इस तरह से कंडीशनिंग को प्रभावित करती हैं। पावलोव के सिद्धांत के संप्रत्यय, देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझना चाहिए। ये आपसे पूछा जाता है कि इनके संप्रत्यय क्या है, ये भी प्रश्न आता है। तो पहला है विलोपीकरण। अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत ना करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर कुत्ते को अगर लंबे समय तक घंटी बजाने के बाद अगर भोजन ना दिया जाए, अगर ऊपर वाले प्रयोग के अनुसार ही हम लोग बात करें, तो अगर ऐसा होता है कि कुत्ते को जो भोजन दिया जा रहा है उसके साथ हम क्या करें, घंटी बजाते हैं और भोजन देते हैं, तो कुत्ता समझ गया कि घंटी बजने पे भोजन मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसा 10 15 बार करें कि घंटी बजा रहे लेकिन भोजन नहीं दे रहे, या फिर बहुत देर के बाद दे रहे हैं, तो जो अनुबंधन स्थापित हुआ था घंटी और भोजन के बीच में और लार टपकाने की जो पूरी प्रक्रिया के बीच में, वो धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाता है। तो इसे कहते हैं विलोपीकरण। उद्दीपन का सामान्यीकरण। जब एक व्यक्ति विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है, मतलब एक आर्टिफिशियल उद्दीपक यानी कि कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया करना सीख लेता है, तो उससे मिलते जुलते अगर उद्दीपक भी होते हैं तो उनके प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करता है। इसे पावलोव ने उद्दीपन का सामान्यीकरण कहा है। अर्थात कि जैसे कि घंटी बजी थी, तो अगर घंटी में थोड़ा, जैसे घंटी बज रही है, अगर घंटी की आवाज़ में थोड़ा बहुत फेरबदल भी कर दिया जाए, तो भी कुत्ता जो है अगली बार उस तरह की आवाज़ को सुनकर उसी तरह सजग होगा, और उसके मुंह से जो है लार टपकने की प्रक्रिया आपकी आरंभ हो जाएगी। ठीक, इसको हम लोग अपनी परीक्षाओं से जोड़ के देख लेते हैं कि देखिए, जब आपकी परीक्षाएं जो होती हैं वो होने लगती हैं, तो लगातार अगर आपकी होती है तो आप हमेशा रेडी रहते हैं, आपको पता है कि परीक्षा होगी, मतलब हमको पढ़ाई करनी है, तो आप धीरे धीरे पढ़ाई के लिए प्रेरित हैं। अगली बार अगर आपकी परीक्षाओं की जगह अगर बीच में क्लास का कंपटीशन भी कर दिया जाए, जिसके मार्क्स आपको इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ें भी आपको कहीं मतलब उसके आपको कोई रिकॉग्निशन मिलता है, आपको पुरस्कार मिलता है, आपकी पहचान बनती है, तो आप परीक्षा ना होने के अलावा भी इस तरह से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित भी अगर कोई भी गतिविधि है, उसके प्रति भी आप उतने ही सजग रहते हैं जितना कि आप जो है परीक्षाओं के प्रति होते हैं। इसके अलावा कंडीशन तथा अनकंडीशन जो आपका स्टिमुलस होता है, यानी कि जो उद्दीपक होता है, उनके बीच का अंतराल, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार जो आपके कंडीशन स्टिमुलस है, यानी कि जो हम लोगों ने अप्राकृतिक रूप से जो है आर्टिफिशियल जो स्टिमुलस है, उद्दीपक है, और जो प्राकृतिक उद्दीपक है, उसके बीच का जो समय का अंतराल है, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में कार्य करता है। जैसे कि हमने बताया था, तात्पर्य यह है कि अगर अंतराल बहुत ज़्यादा होता है तो इसे अनुबंधन की प्रक्रिया का स्थापित होना काफ़ी कठिन हो जाता है। वही मैं आपको बताया जैसे ऊपर कि अगर जो प्राकृतिक उद्दीपक है और जो आपका कृत्रिम उद्दीपक है, जैसे कि घंटी कृत्रिम उद्दीपक है और भोजन आपका प्राकृतिक उद्दीपक है, अगर इन दोनों को कुत्ते के सामने प्रस्तुत करने के बीच की जो समय है वो अगर लंबा हो जाए, गैप ज़्यादा हो जाए, तो धीरे धीरे कुत्ते के जो हम लोग कंडीशनिंग कर रहे हैं वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगी और इस प्रक्रिया में काफ़ी कठिनाई होगी। तो अंतराल कम होना चाहिए। विभेद,
सीखने के दौरान जैसे जैसे हम सीखने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की संख्या बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम मूल उद्दीपक तथा अन्य उद्दीपकों के बीच अंतर करना सीख लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति सिर्फ उन मूल उद्दीपकों के प्रति ही अनुक्रिया करता है तथा अन्य मिलते जुलते जो उद्दीपक होते हैं उनके प्रति अनुक्रिया नहीं करता है। उदाहरण के लिए जैसा कि हमने बताया, घंटी की आवाज़ और भोजन के बीच में जो एक संबंध स्थापित हो जाने के बाद में, अगर आप घंटी के अलावा कुछ और आवाज़ें होंगी भोजन के साथ में, जैसे कि जब भी भोजन मिल रहा है, लेकिन अगर उसके दौरान अगर कोई और आवाज़ हो जाए, मान के चले घंटी की आवाज़ तो एक विशेष आवाज़ है, तो कुत्ते ने धीरे धीरे उसको पहचान, उसके दौरान अगर कोई चिल्लाता है तो वो आपका जो है कुत्ते को उत्साहित नहीं करता, कुत्ता उसकी आवाज़ से जो है लार टपकाना शुरू नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब हम जैसे बार बार एक ही प्रक्रिया को करने लगते हैं, जब हमारी कंडीशनिंग होने लगती है तो हम समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। तो जैसे कि अगर आपको परीक्षाओं की अगर डेट घोषित हो गई तब तो हम लोग तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग हो जाती है कि भैया अब हमें पढ़ाई करनी। लेकिन सिर्फ न्यूज़ आ रहा है कि भाई कल परीक्षा होगी, परसों परीक्षा होगी, इस तारीख को परीक्षा होगी, तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित नहीं होते, बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन नहीं लेते और हम लोग पढ़ाई की तैयारी उतनी तैयारी अच्छे से नहीं करते जितने की हमें करनी चाहिए। लेकिन जब डेट शीट आ जाती है, जब आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ जाता है, तो हम परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं आपकी, इस तरह से हमारी कंडीशनिंग होती है और हम अंतर करना शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, किस चीज़ से हमें परिणाम मिलेगा और किस चीज़ से हमें नहीं मिलेगा। तो कंडीशनिंग में धीरे धीरे एक समय के बाद में जो है आपका जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, जो कृत्रिम उद्दीपक है, उसकी हमें पहचान हो जाती है और उससे मिलते जुलते जो चीज़ें उसकी भी पहचान हो जाती है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो हमारे लिए हमारे हमारे प्रति उतना महत्वपूर्ण नहीं रखती है, हम उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते, उसको हम लोग ध्यान नहीं देते। आखिरी है पुनर्बलन। पावलोव का स्वाभाविक पुनर्बलन CS भोजनता, जो एक पुनर्बलन के रूप में काम करता है। यानी कि मोटिवेट क्या कर रहा है आपको, किसी काम करने के जो चीज़ है आपको मोटिवेट करने वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावलोव के जो एक्सपेरिमेंट में क्या है आपका, भोजनता आपका। अब अगर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बात करें पावलोव के सिद्धांत की, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बड़ों और बच्चों के प्रशिक्षण के द्वारा स्वभाव तथा आदतों का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि बिहेवियर्स में चेंज लाया जा सकता है प्रशिक्षण के दौरान। आप समझ सकते हैं, देखिए छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, गलत काम करने पे जो है उनको डांटते हैं, मना करते हैं। लेकिन अगर अच्छा काम करते हैं तो अगर हम बार बार उनकी प्रशंसा करें, उन्हें पुरस्कृत करते हैं, तो उनकी आदतों में परिवर्तन आता है। बच्चे वो काम करना आरंभ कर देते हैं जिससे कि उनको प्रशंसा मिल रही है। इसी तरह से अगर बड़ों में किसी प्रकार की कोई गलत आदत है, नशे की आदत है, या उनको कोई नया कुछ कौशल सिखाना है, तो प्रशिक्षण के दौरान अगर बार बार उसी तरह की चीज़ कराई जाए, एक समान प्रकार की ट्रेनिंग लगातार दी जाती है, तो बड़े उस चीज़ को सीख लेते हैं। भाषा में देखिए व्यक्ति के भाषा विकास करने की प्रक्रिया में भी काफ़ी मदद करती है। उसके अलावा गणित विज्ञान जैसे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उनको समझने में बार बार उनका प्रैक्टिस करके हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। जैसे गणित के बहुत सारे प्रश्न जब हम हल कर लेते हैं तो किसी विशेष टॉपिक के ऊपर हमारी समझ अच्छी हो जाती है। इसी तरह से अभिवृद्धि तत्व के विकास तथा उसके निर्माण में, तो जो जो हमारे अंदर लर्निंग हो रही है, हमारे अंदर जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको भी जो है आपका शास्त्रीय अनुबंधन बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए आपको पता है कि कोई एक्सरसाइज है या कोई चीज़ कोई अलग तरह से जो हम लोग अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है, तो हम क्या करते हैं, धीरे 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 उस तरह के अभ्यास आरंभ करते हैं जो हमें सही में फ़ायदा पहुंचा रही है, और उस तरह के अभ्यास करना बंद कर देते हैं जो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। तो अनुबंधन हम करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा मानसिक और संवेगात्मक अस्थिरता इस सिद्धांत के माध्यम से लाई जा सकती है। और यहाँ पे स्थिरता है, अस्थिरता नहीं होगी, माफ़ करिएगा, इसे हम लोग करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे स्थिरता होगी। तो मानसिक और संवेगात्मक स्थिरता इस माध्यम से मतलब ट्रेंड कर दिया जाता है लोगों के अंदर। अगर आप मान लीजिए कि किसी के अंदर इमोशनल बैलेंस कम है या कोई संवेगात्मक रूप से आपका स्थिर नहीं है, तो ट्रेनिंग के दौरान उसको हम लोग सिखा सकते हैं कि भाई किस तरह से आप अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक लगातार जब उसे अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया जा सकता है, जबकि उसे गुस्सा आ रहा है, तो ये जो कंडीशनिंग होती है वो भी आपको काफ़ी मदद करती है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है आपका कार्य करता है, और उसके प्रयोग से जो है हम लोग व्यवहार में आवश्यक बदलाव ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो गए। PDF आपका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसे डाउनलोड कर ले, और मिलते हैं हम लोग आगे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ में, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आगे मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।